नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतने। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण टकराव खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 14वां दिन है और हर गुजरते घंटे के साथ हालात और तनावपूर्ण होते जा रही हैं। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी का कहना है कि इस हमले में अमेरिकी युद्धपोत को भारी नुकसान हुआ है और वह अब पीछे हटते हुए अमेरिका की ओर लौट रहा है। हालांकि इस दावे पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच इराक में अमेरिका का एक सैन्य विमान KC-135 भी क्रैश हो गया, जिसे लेकर एक शिया विद्रोही गुट ने उसे मार गिराने का दावा भी किया है। तो पहले एक रिपोर्ट देखिए, आप फिर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे। फिर पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उनका रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। जंग के 13वें दिन फारस की खाड़ी में एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़े हमलावरों ने सेफसी विष्णु नाम के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। इस जहाज पर आत्मघाती नाव यानी सुसाइड बोट से हमला किया गया। ये जहाज अमेरिकी कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है और मार्शल आइलैंड के झंडे के तहत चल रहा था। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। फारस की खाड़ी में ऑयल टैंकर पर बड़ा हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत। सेफसी विष्णु नाम के जहाज को बनाया गया निशाना। आत्मघाती नाव से किए गए हमले की रिपोर्ट। जहाज से बाकी 27 क्रू मेंबर्स सुरक्षित। ईरान ने भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी। जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $101 पार। यूनिसेफ जंग में 1100 से ज्यादा बच्चे घायल या मारे गए। इस हमले में जहाज पर मौजूद एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि बाकी 27 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। उन्हें बाद में इराक के बसरा शहर ले जाया गया। फिलहाल मारे गए भारतीय नागरिक की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। इस घटना ने भारत के लिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में हजारों भारतीय काम करते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय जहाज भी इसी समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसी बीच ईरान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय झंडे वाले जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक जो जहाज अमेरिका और इजराइल के सैन्य या आर्थिक हितों से जुड़े नहीं हैं, उन्हें इस रास्ते से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है। इसलिए यहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इस युद्ध का असर अब साफ तौर पर वैश्विक बाजारों पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $101 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई तो तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। यही वजह है कि कई देश इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए करोड़ों बैरल तेल रिलीज करने की योजना बनाई है। चर्चा भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और फिर चर्चा शुरुआत करेंगे। तो खास मेहमान कैप्टन अनिल गौर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और राजू केरनी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ कीमती समय अपना साझा करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत मैं कैप्टन से करूंगा। सर, अब आप युद्ध को किस ओर जाता देख रहे हैं, जहां पर ट्रंप शायद एग्जिट नहीं करने वाले, पर आज वो नौबत आ गई है कि अगर एग्जिट कर जाएं तो शायद बेहतर हो, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी वैश्विक स्तर पे। ट्रंप ने एक बात और कही कि जहाजों का क्रू हिम्मत दिखाकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। आखिर ये कैसे मुमकिन है? साहिल जी, नमस्कार। ऐसा है, देखिए, ये जो युद्ध है, ये मेरे को लगता है कि जब ये शुरू हुआ है, ये कुछ जल्दी शुरू हो गया, और वो इसलिए कि
एक मौका मिला उस टाइम इजराइल को, पता लगा कि उसको इंफॉर्मेशन जो उसकी इंटेलिजेंस और बाकी उसके जो सर्वेलेंस सिस्टम से कि ये खमेनी और उसके जो सारे जो है लीडरशिप वो वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। जो मीटिंग शाम की शेड्यूल्ड थी पर वो सवेरे को रीशेड्यूल हो गई। तो उसने अमेरिका को भी कहा ये अच्छा मौका है इसी टाइम इनको सबको ख़त्म करने का। और ट्रंप आपको पता है उसने कहा ठीक है कर देते हैं, कोई बात नहीं। बाकी जो है असेसमेंट जो थी ये इनके आर्म फोर्सेस की, मेरे को लगता है फिर वो पता लगा है कि जो इनकी पेंटागन की असेसमेंट है वो फिर गलत निकली है। पहले देखिए एक असेसमेंट इनकी थी अफगानिस्तान के लिए, वो गलत निकली। उससे पहले इराक के लिए थी, वो गलत निकली। अब इराक के ये ईरान के लिए भी वही असेसमेंट इनकी जो है वो गलत निकल रही है कि उनका यही ख्याल था कि जी हम इसके जो है एसेट्स जो हैं एरियल बम्बार्डिंग करके इसके मिसाइल इसके जो न्यूक्लियर साइट्स वगैरह सारे उड़ा देंगे, लीडरशिप खत्म हो जाएगी, तो जो है जो यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगा और ऐसा कोई शासक बैठ जाएगा जो अमेरिकन हित में हो। अब देखना ये है, देखिए आज 13 दिन हो गए, 13 दिन हो गए हैं और इसके बाद तो ये तो हमें दिख रहा है कि यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, खमेनी और उसकी लीडरशिप का उन्होंने असैसिनेट कर दिया उनको, और आगे की जो कार्रवाई है वो तो दिख रही नहीं है। ये सोच रहे थे कि देखिए जी हम इनकी जो मिसाइल साइट्स वगैरह बॉम्ब कर देंगे तो ये कर नहीं सकेंगे, पर जिस हिसाब से ईरान ने अब एक अपना पलटवार किया, मैं तो उसको पलटवार ही कहूँगा, उसने एक चीज देखी है कि सबसे अच्छा ये है कि इकोनॉमिक जो है अनसर्टेनिटी बना दो दुनिया के अंदर। अब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कैसे बनती है कि एनर्जी सप्लाई जो है 80% की जो एनर्जी सप्लाई है, तेल है, गैस है, वो वहां से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो 33 किलोमीटर का तो सिर्फ गैप है। तो उसके साथ जो है उसको बंद कर दिया जाए ताकि दुनिया के अंदर हाहाकार हो जाए, और इस उद्देश्य को लेके उन्होंने उसी हिसाब से चाल चली। आप देखिए पहले उन्होंने बंद करने से पहले जो वहां पे टैंकर्स थे उनको निशाना बनाया। हालांकि अमेरिकन फोर्सेस हैं वहां पे, उनके 2 युद्धपोत, बड़े बड़े युद्धपोत वहां पे हैं, एक इजराइल की तरफ, तीसरा है, और इतने सारे जहाज वगैरह सारे। बट जो प्रोटेक्शन देनी है आपने हर एक टैंकर को वहां पे जो निकल रहे हैं, जब 80% सप्लाई जो लेके आ रहे जा रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप नहीं कर सकते उसको, एक ब्लैंकेट कवर उस जगह को नहीं दे सकते। एक तो उसने उसी हिसाब से किया। दूसरा उसने क्या किया, होमरू स्टेट के अंदर जो है वहां माइंस ले कर दी। अब देखिए ये माइन लेइंग जो करके उसने क्या किया है कि उसने अब अमेरिका का युद्धपोत भी जो है वो भी कतराता है उसके अंदर घुसने के लिए, क्योंकि देखिए जब एक बारी माइन लेडन 33 किलोमीटर का गैप है, उसके अंदर आपने माइंस ले कर दी है, आपको जो शिप है उसको नेविगेट करना उसको बहुत मुश्किल है। और माइंस भी ऐसी है जी, आपके पास उसका कोई पता नहीं कौन सी उन्होंने क्या, वो फिक्स्ड माइंस है या फ्लोटिंग माइंस है या वो लिम्पिड माइंस है, मैग्नेटिक माइंस है कि जो जैसे ही कोई शिप पास में है तो चुंबक के से वो एकदम खींचता है उसकी तरफ, वो है क्या है ये कोई पता नहीं किसी को कि उन्होंने कौन सी माइंस ले की है। तो अब वहां पे अमेरिकन जो जो है वो अपना माइन स्वीपर भी नहीं भेज सकते शिप कि भाई जाके माइन साफ कर ले, क्योंकि अगर भेजा तो वो अंडर अटैक आ जाएगा सीधा का सीधा उधर से। अब दूसरी तरफ एक और उन्होंने क्या चीज की, उन्होंने जितने ये देश है यूएई खाड़ी के देश जीसीसी के, उनके जो है पहले उसने जो है पहले तो उसने अमेरिकन एसेट्स के ऊपर किया अटैक, उसके बाद में अब वो इकोनॉमिक एसेट्स जो है उनके ऊपर करना शुरू हो गया। आप देखिए यूएई में दुबई जो है एक बहुत बड़ा एक हब बन रहा था, फाइनेंशियल हब जी सर। और उस हब के लिए आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी कितने $1 बिलियन वहां प्रेज किए, वहां पे अपना सेंटर बना रहे थे, क्लाउड सेंटर। गूगल ने भी किया अपना, बिल्कुल। ये अमेजोन, दूसरों ने भी सारों ने किया। और वहां पे जो लोग हैं, जितने दुनिया के जो पैसे वाले लोग हैं, बिलियनर्स वगैरह हैं, वो सारे आके वहां रहने के लिए, क्योंकि वो उनका ये बहुत सुरक्षित है। एक अभी जैसे इतला मिली है मेरे को, एक हमारे एक आई है कि उसने ईरान ने 14 ऐसी जगह है दुबई के अंदर, उनको बता दिया कि ये 14 जगह हैं जो सेंटर्स हैं
सेंटर्स कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, अमेजोन के, यूनिकॉर्न के, ये सारे सेंटर जो हैं, और वार्निंग दे रही है कि इन 14 सेंटर्स के 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी ना जाए, क्योंकि ये अटैक करना है उसने। अब देखिए, जो ये एक फियर साइकोसिस जो बना रहे हैं ईरान लोगों के अंदर, कि भाई ये दिखा रहा है कि अमेरिका और इजराइल आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी मिसाइल जो हैं उससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और मिसाइल स्ट्राइक्स होंगी, ड्रोन स्ट्राइक्स होंगे, तो आप इन चीज़ों में ना जाइए, जिससे कि उसका जो कोलैप्स है, इकोनॉमिकल कोलैप्स जो है वो निश्चित हो जाएगा। क्योंकि जब ये सेंटर्स बंद हो जाएंगे तो आपके बैंक्स वगैरह सारा जो है आपका सिस्टम है वो सारा का सारा बंद हो जाएगा। तो ये एक जो है ईरान की रणनीति जो है, उसको पता है कि वो मिलिटरीली जो है अमेरिका का अपोजिशन नहीं कर सकता, पर इकोनॉमिकली वो एक ऐसी सिचुएशन बना रहा है कि दुनिया जो है वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाए कि भैया आप इसको बंद कर दीजिए। जी। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, अमेरिकन लोग हैं, आप देखिए एक ड्रोन के पीछे वो इतनी एक्सपेंसिव मिसाइल जो है वो फायर कर रहे हैं, तो उनका बजट जो है कहाँ का कहाँ पहुंच रहा है। इसके अलावा दो इतने जो महंगे थर्ड सिस्टम के हैं, उसके जो रडार्स और वो इन्होंने ईरान ने उड़ा दिए ड्रोन के जरिए। तो एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस सी है। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप जी आके जो मर्जी बोलते रहे, और हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर भी है बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि बोलने की आदत है उनकी, चाहे वो सच है या नहीं है, वो बाद में कहते कोई बात नहीं, जो बोल दिया ठीक है, हमने बोल दिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई है उनको कि अब वो क्या करे। अब देखिए, पुतिन को टेलीफोन करने का क्या मतलब हुआ, एक, क्योंकि पुतिन को टेलीफोन करने का मतलब कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। दूसरा, रशियन ऑयल जो है और गैस जो है, आप देखिएगा जो इसके ऊपर एम्बार्गो लगाया था अमेरिका ने, अब यूरोपियन नेशन जो हैं वो उस एम्बार्गो को तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनके घरों में प्रॉब्लम हो रही है, उनके देशों में प्रॉब्लम हो रही है, उनका तेल बढ़ रहा है, उनके जो गैस, क्योंकि गैस से क्या है, घर घर के अंदर इस्तेमाल होती है गैस, घर गर्म करने के लिए। बर्फ वहां है, सर्दियां हैं, तो अभी मौसम ठीक नहीं हुआ, मैक्सिमम जो है, और उसका रेट जो है अमेरिका से जो आता है वो कितना बढ़ गया हुआ है। तो लोगों का जो इकोनॉमिकली जो क्राइसिस बन रहा है, उसकी वजह से रशियन जो एम्बार्गो लगा हुआ है उसके ऊपर वो टूटेगा, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकेंगे। अब ये देखना है कि अब क्या रणनीति लगाते हैं ये, क्योंकि एरियल बॉम्बिंग वगैरह करके तो इन्होंने देख लिया कि ये काम खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एरियल बॉम्बिंग करने से नहीं होगा ये, जब तक आप, अब जिस हिसाब से आपने ये कहते हैं ना, एक मैं कहूँगा वो मधुमक्खी या तंबूड़ी का छत्ता जो है आपने उसको छेड़ दिया है, अब वो तो उड़ती हैं, वो उसी हिसाब से ईरान कर रहा है कि मिसाइलें उसके पास हैं, वो आप उसको बंद नहीं करा सके, उसके लॉन्चर्स नहीं बंद डिस्ट्रॉय कर सके, तो वो फायर करे जा रहे हैं। अभी तुर्की ने कहा जी एक मेरे उधर आया है, ईरान की मिसाइल आई है, इधर से गल्फ खाड़ी जितने देश हैं सबके ऊपर फायर किया उसने। तो वो एक ऐसी सिचुएशन बना रहा है जिसके ऊपर प्रेशर जो है वो इजराइल और अमेरिका के ऊपर पड़े, ताकि वो जो है आए टेबल के ऊपर और कहे भाई अच्छा ठीक है, अब आप बताइए कैसे इसको खत्म किया जाए। पर उसके अंदर भी ईरान माने या ना माने, ये अब ईरान वाले ही जानते हैं, इनकी लीडरशिप ही जानती है कि उन्होंने क्या करना है। जी, सर मैं दोबारा करूंगा आपका, मैं करूंगा राजू सर का। अच्छा सर, ये बात तो बहुत ही जानने लायक है कि आखिर अब युद्ध किस ओर जाएगा, क्योंकि 10 करोड़ की आबादी है तकरीबन ईरान की, और उसको खत्म करना इतना आसान नहीं था। तो कहीं ना कहीं गलती, कहीं ना कहीं चूक जो है वो अमेरिका इजराइल पर से हुई है, और इजराइल के कहने पर अमेरिका ने अगर ये किया है तो शायद बहुत बड़ी चूक, और इसका अब आने वाले समय के अंदर वैश्विक राजनीति पर किस तरह का असर जो है वो पड़ सकता है। देखिए, ईरान के ऊपर हमला करना अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चूक वही थी, क्योंकि अमेरिका जो था, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के कहने पे, सऊदी के कहने पे अटैक तो कर लिया, लेकिन इस अटैक से निकलने के लिए कोई ऐसी उनके पास कोई ऐसी जो है पॉलिसी नहीं थी, ऐसी कोई उन्होंने वो वजह नहीं रखी थी। उनका ये कहना था कि हम जो है अटैक करेंगे, और अटैक करते ही हमारा जो है
वहां पे कब्जा हो जाएगा, रिजीम जो है वो बदल जाएगा, वो सारी चीजें जो हैं, क्योंकि जो अमेरिका ने ये चाहा था, ये कहा भी था डोनाल्ड ने कि ये जो है 4 दिन में ईरान जो है वो घुटने टेक देगा, लेकिन आज 14 दिन हो गए, ईरान जो है काउंटर अटैक कर रहा है, काउंटर जो है उसका जो जवाब दे रहा है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये एक वार के साथ साथ एक मीडिया वार भी इसमें साथ में शामिल है। इजराइल को कितना नुकसान हुआ है उसकी कोई खबर जो है वो बाहर नहीं आ रही। अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, अमेरिका कोई भी चीज जो है वो नहीं बता पा रहा। हालांकि जिस तरीके से अमेरिकन बेस जो गल्फ कंट्रीज में थे उसके ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है, ईरान की तरफ से काउंटर जो है अटैक वहां पे किए गए हैं। एक हमले की अगर हम बात करें, कुवैत में लगभग जो है अमेरिका के 100 के करीब वहां पे सैनिक थे, उनमें से 7 की जो है वो कभी 3 की मौत बता रहे हैं, कभी 7 को बता रहे हैं, बाकी जख्मी बता रहे हैं, 2 कुछ लोगों का। लेकिन अगर जब ये युद्ध खत्म होता है तो ये काउंट होगा, तो उसमें अमेरिका को भी भारी सैनिक नुकसान भी जो हुआ है, उनके जानी नुकसान भी अमेरिका को हुआ है। ऐसे ही नुकसान इजराइल को भी हुआ है। ईरान का नुकसान तो जाहिर सी बात है, ईरान ने मीडिया को ओपन अपने वहां पे रखा हुआ है, वो सिलेक्टेड प्लेसेस में ईरान जो है वहां पे लोगों को जाने दे रहा है, मीडिया को, मीडिया वहां से कवरेज कर रहा है। लेकिन ये कंट्रीज जो है यहाँ पे जो है एक किस्म का मीडिया के लिए ब्लैंकेट बैन, और मीडिया रिपोर्टिंग जो है इजराइल की तरफ से अगर बात करें तो उसको मीडिया रिपोर्टिंग करना वहां पे जो है एक कानूनी जुर्म जो है वो माना गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे गोड साहब ने भी कहा, ये जो वैश्विक जो है ये असर जो है इस समय जो है वो पड़ रहा है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में, हालांकि सरकारें ये बार बार कह रही हैं कि ईंधन की कमी नहीं है, सरकारें ये कह रही हैं गैस की कमी नहीं है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, कहीं की भी अगर हम बात करें, तो कैसे ये इंडियन जो है, ये इंडियन ऑयल कंपनीज हैं या जितने भी ऑयल कंपनी हैं, चाहे एचपी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे भारत गैस हो, इनकी साइट एकदम से क्रैश कैसे हो गई, इनकी साइट ओवरबर्डन कैसे हो गई, बुकिंग लोगों की क्यों नहीं हो रही, लोग क्यों पागलों की तरह इनके गोडाउन उनकी कंपनियों में जो है वो पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं ये रेगुलर किया जाता। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इसे इसेंशियल जो है कमोडिटी एक्ट में भी इसको लाया गया है, लेकिन उस इसेंशियल कमोडिटी को सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है इंडिया तो इसमें सफर कर ही रहा है। इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज की हम बात करें, जो कल तक अमेरिका ने जब अटैक किया था तो पहले 2-3 दिन अमेरिका के 7 कंट्रीज खड़ी थी, आज अमेरिका उनमें अलग है। आज जर्मनी जो कह रहा था वो कि हम अमेरिका के साथ हैं, आज वो भी ये पूछ रहा है कि क्यों हमला किया गया। इटली पूछता है कि हमला क्यों हुआ ईरान के ऊपर। तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप इस समय चारों तरफ जो है वो फंसे हुए हैं, उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं उनको कि किस तरीके से रिट्रीव किया जाए इस सिचुएशन में से। अगर वो निकलते हैं बिना किसी फायदे के या बिना किसी रिजीम को चेंज किए हुए, बिना किसी समझौते के, बिना ईरान के घुटने टेके हुए, तो तब डोनाल्ड को फायदा हो सकता है, क्योंकि मिड टर्म पोल जो है वहां पे नवंबर के आसपास आने वाले हैं अमेरिका में, और ऐसे में अगर उनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो भी गिर के काफी कम हो चुकी है। 29% के करीब जो न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जो है बताती हैं कि 29 के करीब उनकी जो है पॉपुलैरिटी है, और दिन ब दिन ये जो है ये गिर रही है। इस लड़ाई से पहले 40 से ऊपर थी उनकी। तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को अपना जो है, अपने लोकल जो फ्रंट है उसमें भी उनको नुकसान हो रहा है, और जाहिर सी बात है ईरान सस्ते ड्रोन जो है उनको जो है चला रहा है, और अमेरिका को जो है मिसाइल चलाने पड़ रहे हैं। मिसाइल की कीमत कितने लाखों में पहुंचती है और ड्रोन की कीमत कितने में पहुंचती है, ये अपने आप में एक सोचने की बात है। और ईरान जिस तरीके से कल ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि अपनी शर्तों पे जो है वो बातचीत की टेबल पे आएगा, तो जाहिर सी बात है वो शर्तें अमेरिका को मंजूर नहीं होंगी, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी शर्त है कि एक तो उनके ऊपर लगी सैंक्शन जो है वो हटाई जानी चाहिए,
दूसरी उनके ऊपर ये है कि ईरान को जो है रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए वहां पे, और तीसरा जो है कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई हमला नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट की जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को जो है उसने ब्लॉक किया है ईरान ने, मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो तो तहस नहस हो ही चुकी है, और उसको जो है पटरी में आने में काफी टाइम लगेगा। अगर जल्दी ये लड़ाई बंद नहीं हुई तो मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है उसको तो दिक्कत होगी, पूरी विश्व की इकोनॉमी में उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है अभी 100 के पार जा रहा है। तो अगर जिस तरह से ईरान का ये कहना है कि आने वाले दिनों में, तो ईरान को भी पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ये एक किस्म की पूरी दुनिया की शारक है, इसको वो दबा के रखेगा तो पूरी दुनिया पे इसका प्रेशर बढ़ेगा, और क्रूड ऑयल अगर $200 तक पहुंच गया तो उस समय जो है पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो जाएगी, और कहीं दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना चली जाए, क्योंकि इस मामले में चाइना और रशिया एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के जो है पूरी जो है सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं ईरान को वो बता रहे हैं कि अमेरिका के बेसिस कहाँ पे है, अमेरिका के डिप्लॉयमेंट कहाँ पे है। तो वो सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो ईरान को जो है काफी जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए ईरान इस लड़ाई को जो है आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है, जी और कहीं कंक्लूजन पे पहुंचाने के लिए ही ईरान जो है इस समय लड़ रहा है। ठीक है, जी दोबारा करूंगा मैं आपका। अच्छा कैप्टन अनिल कौर सर, अमेरिका किस सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है, इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा, आखिर क्या अब अमेरिका के पास कोई ऐसा प्लान है? जंग शुरू करने का प्लान उन्होंने बना लिए थे, पर अब क्या एग्जिट का कोई प्लान है? साहिल जी, यही तो बात है, विडंबना अमेरिका के पास यही है कि देखिए उसकी जो भी जंग उन्होंने की, आप वियतनाम वॉर से ले लीजिए, अफगानिस्तान में ले लीजिए, ये तालिबान बनाया उन्होंने और पहले रशियंस को निकालने के लिए किया, फिर इराक, ये सारी जितनी भी ये जंगें इन्होंने की हैं, इसके अंदर एग्जिट प्लान जो है वो कहीं नहीं दिखा। वियतनाम में देखिए आप कैसे वो इतने साल लड़ने के बाद इतना असला वगैरह गिराने के बाद में कैसे भागे हैं वहां से। वही हाल इनका फिर अफगानिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान से भी ऐसे ही भागे। और इराक में कितनी देर वो गए थे, सिर्फ वहां पे वही हिसाब 2 महीने के लिए कि हाँ जी हमने इसको 1 मिनट में कर देंगे, पर 3 साल लग गए उनको वहां से निकलते हुए, और इतने लोग उनके सैनिक जो है उनकी वो शहादत हुई है वहां। तो ये जो चीजें हैं, मेरे को लगता है कि पेंटागन में जो है ये एक थॉरो प्लानिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे गवर्नमेंट को बहुत कई लोगों ने कोसा है कि जी क्यों खत्म कर दिया आपने, 4 दिन में कर दिया, ये कर दिया। ये दर्शाता है देखिए एग्जिट प्लान क्या, क्योंकि हमारा उस टाइम पूरा क्लियर कट एम था कि भाई ये हमने करना है, और उसके बाद में हमने मतलब सीज फायर कर देंगे और देखेंगे पाकिस्तान का क्या होगा। अगर पाकिस्तान वहां से उसको एस्केलेट करेगा फिर हम करेंगे। अगर जैसे कि लोग कह रहे हैं नहीं जी आपको पीओके की तरफ जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए, इसका मतलब कि हम तो अपने आप को सारा का सारा उसके अंदर जुलूस देते। तो अमेरिका का यही हाल हुआ, करने को बड़ा तैयार हो गया। हालांकि मेरे को जो लगता है, जो मेरे को एक फीलिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं चाहते थे कि इस टाइम पे अभी करे, वो सिर्फ एक प्रेशर बना रहे थे उसके ऊपर, जो ईरान के ऊपर, कि वो जो है, क्योंकि जब नेगोशिएशन चल रही थी उनका जो न्यूक्लियर डील के ऊपर वो भी हो गई थी, सिर्फ एक मिसाइल्स का रह गया था कि मिसाइल्स को जो है वो चाहते थे कि उस टॉक्स के अंदर आई जाए, नेगोशिएशन के अंदर आई जाए, ताकि मिसाइल्स के ऊपर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि मिसाइल्स का रेंज जो है वो आस्ते आस्ते उनका बढ़ता जा रहा था। उसके अंदर मिसाइलें भी जो है हाइपरसोनिक की तरफ चल रही हैं, बनाने की तरफ चल रहे थे वो, तो इसीलिए वो उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहे थे। पर जैसे मैंने कहा कि वो एक मौका इजराइल को मिला, तो उन्होंने कहा, उसको डोनाल्ड ट्रंप को भी खींच लिया उसके अंदर, चलो जी करें। अब इसका एग्जिट कहां से होगा? एग्जिट पहले जब देखिए, जब ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी हमने रिजीम चेंज करनी है। रिजीम चेंज के लिए दूसरे दिन ही अभी नया उनका वहां पे सुप्रीम लीडर भी नहीं बना था, तो उन्होंने कहा नहीं जी दूसरे 2 दिन बाद
कहा नहीं, हमारा मकसद रजीम चेंज का नहीं था, हमारा मकसद था कि इनके ये जो साइट्स वगैरह है ये सारा इसको करने के लिए, खत्म करने के लिए। और खमैनी के लिए कहा कि ये बड़ा वो जालिम था, ये था, वो था, जो भी था, ये किसी के लोग थे, हमारा वो था। तो रजीम चेंज चला गया बाहर। 4 दिन बाद वो भी चेंज हो गया कि जिस हिसाब से इनको जो रिएक्शन मिल रहा है ईरान से, ये इनके जहन में कभी नहीं था कि ये इस टाइप का रिएक्शन होगा। अब देखिए, जो आपने एक बात कही कि इन्होंने रशियन ऑयल और गैस खरीदने को कहा जी ले लो। अब आप बताइए मेरे को, ये एक फेलियर नहीं है अमेरिकन पॉलिसी का कि अमेरिका एक तरफ से, जब वो अपना उस टाइम यूक्रेन लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले उसने कहा जी रशियन ऑयल गैस बंद, हिंदुस्तान के ऊपर भी टैरिफ, इसके ऊपर भी टैरिफ, उसके ऊपर भी टैरिफ। फिर वो आस्ते आस्ते टैरिफ हटे और एक हालत आज आ गई है कि वो कहते हैं नहीं जी आप यहाँ से जो है ऑयल और गैस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर जो है देशों का, वो अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है कि आपने क्यों किया है ये, और सारे उसके लिए अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं। इजराइल को नहीं कर रहे, अमेरिका को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर अमेरिका इसमें नहीं कूदता तो ये युद्ध जो है वो इतना मतलब कि ऐसा भयंकर मोड़ नहीं लेता। मैं भयंकर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखिएगा दुनिया के अंदर सबसे कितनी किल्लत पड़ेगी। आप एक छोटी सी मैं बात बताऊं आपको, देखिए ये जो हमारा जो क्रूड ऑयल है, ये जब इसको क्रैकिंग करते हैं, क्रैकिंग मतलब कि जब इसमें से हम ये डीजल और केरोसिन और बाकी चीजें डेरिवेटिव्स करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी निकलता है। और सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर चीज के लिए चाहिए आपको। आपने अगर कोबाल्ट बनाना, कोई मेटल्स बनाने हैं, दूसरे करने, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है आपको, उसकी प्रोसेसिंग के अंदर। बैटरीज के अंदर चाहिए आपको। आप ये ईवी बैटरीज वगैरह जो है, गाड़ियों की बैटरी है या और किसी चीजें, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है आपको। आप कोई चीज ले लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, उसके अंदर उसकी रिएक्टिव उसके करने के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए उसके अंदर। जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड बंद हो जाएगा तो आस्ते आस्ते दुनिया की इकोनॉमी वैसे ही स्टैंड स्टिल आ जाएगी। तो ये जो चीज है एक बहुत, मैं कहूंगा, एक भयंकर मोड़ पे ले जा रही है दुनिया को कि दुनिया या तो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और कहेगी आप इसको बंद करो और जो जैसे है ईरान को जीने दो और जियो और जीने दो। एक दूसरा, ईरान के ऊपर भी एक बहुत, मैं कहूंगा, एक मैसेज है ईरान के लिए कि जिस तरीके से वो एक सोच लेके चला है कि जी मैं यहूदियों को जो है हमने उनको मार देना है, उनको खत्म कर देना है। आज की दुनिया में ऐसी सोच नहीं चल सकती। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने सोचा था, हिटलर खुद खत्म हो गया। यहाँ पे ये खमीनी वगैरह ने सोचा था, वो खमीनी खुद खत्म हो गए। अब वो अपने देश को जो है खत्म कर रहे हैं। तो ये जो सोच है कि भाई हम एक कौम को खत्म कर देंगे, हम उसको नहीं जीने देंगे, ऐसी सोच जो है आज की दुनिया में ये है नहीं, बिल्कुल चलेगी नहीं। क्योंकि आज जो है मल्टीपोलर दुनिया बन गई है, इंटर कनेक्शन हो गए हैं सारे। आपके पास ठीक है तेल है, तो आप कह रहे जी तेल है हमारे पास, तो चीन लेता है तेल आपसे, रशिया जो है वो, सॉरी, हिंदुस्तान लेता है। मेन जो कंज्यूमर्स है आपके पास चीन और रशिया है। पर वो भी अब देखिए कितनी देर तक चलेगा। प्रेशर बनेगा देशों से कि भाई आप भी जो है इसको जो है या तो जो शर्तें बताइए क्या है, ताकि वो शर्तें अमेरिका को बताई जाए। और जैसे केरनी साहब कह रहे थे कि जी ये जो शर्तें वो उन्होंने बतानी है वो अमेरिका को मंजूर नहीं होनी, तो एक बैठ के मध्यस्थता निकालनी पड़ेगी। और इस लड़ाई के बाद एक चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो दबदबा रहेगा वो रहेगा ईरान का। चाहे ईरान का आपने जितना मर्जी उसके बॉम्बिंग कर लेंगे, पर दबदबा जो अब जो है वो ईरान का रहेगा। क्योंकि ईरान अभी भी आप देखिएगा ये जंग जो है और 3-4 हफ्ते तो कम से कम चलेगी ही चलेगी। बाकी आगे देखते क्या होता है, क्योंकि जब तक इनके मिसाइल जो ड्रोन्स का जजीरा है इनके पास, ये रुकने वाले नहीं है। दोबारा मैं आपका सर राजू सर का रुख करूंगा। अच्छा, भारत जैसे देशों के लिए इस संघर्ष के क्या रणनीतिक मायने हैं? क्या कूटनीतिक समाधान की संभावना अभी भी बची हुई है? देखिए, भारत की तरफ से अभी तक इस मामले में एक ही चीज आई है कि वो न्यूट्रल
तरीके से उनका ये कहना है कि बातचीत से हर समस्या का हल निकलना चाहिए। बातचीत की भारत की तरफ से ये रणनीति जो है ये शुरू से ही रही है इस युद्ध के साथ। और साथ में ये भी जो है क्लियर हो गया कि भारत जो है इस युद्ध में अगर अमेरिका के साथ जो है युद्ध में नहीं कूदा तो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि भारत के लिए आने वाले दिनों में एक परेशानी का सबब जो है ये बन सकता है, क्योंकि भारत जो है इस युद्ध में जो भारत का रोल रहा है, जैसे कल जो यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से भारत ने जो है सेकंड किया उस प्रस्ताव को जो कि ईरान के खिलाफ था, तो उससे जो है भारत जो है कहीं ना कहीं पे दुनिया की नजरों में वो अमेरिका का एक सपोर्टर जो है वो बनके जो है वो दिखाई दे रहा है दुनिया को। भारत को इस समय चाहिए कि अपना जो है पता नहीं क्या मजबूरियां रही हैं सरकार की कूटनीति में कि सरकार जो है खुलकर अमेरिका के विरोध में इस युद्ध को लेकर नहीं आई है, या भारत की तरफ से खुलकर ऐसा कोई बयान नहीं आया। भारत हमेशा इस युद्ध के लिए ये जो अप्रोच अपनाई है भारत ने, वो अप्रोच जो है दुनिया को जो है वो पसंद नहीं आ रही। हालांकि भारत सभी अपने चैनल जो है वो खुले रखे हुए है, सभी देशों से अपने जो है वो ताल्लुकात जो है बेहतर बनाने की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ इस युद्ध में अमेरिका को कंडेम नहीं करना, अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क भारत की रणनीति पे भी खड़ा होता है। ठीक है, मैं दोबारा रुक करूंगा अनिल कौर सर का। सर, पाकिस्तान की जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान का रोल आपको किस तरह का नजर आता है सर, अनिल सर? क्योंकि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और मुनीर ने हाल ही में मुलाकात की है सऊदी के बिन सलमान से, मोहम्मद बिन सलमान से, और ये भरोसा भी दिलाने की कोशिश की गई कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर मैं जिक्र करूं स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का, तो वो भी साइन हुआ था दोनों के बीच में। पर आज क्या पाकिस्तान कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए साहिल जी, पाकिस्तान के लिए तो अब वही बात आ गई कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। पैक्ट तो उस टाइम बड़ा खुशी खुशी इन्होंने किया सऊदी अरेबिया के साथ। इन्होंने कहा चलो जी वहां से पेट्रोल डॉलर मिल जाएंगे, हमारी इकोनॉमी थोड़ी चलेगी। अब ये मुलाकात नहीं की इन्होंने, इनको बुलाया गया दोनों को। पहले आसिम मुनीर को बुलाया गया, फिर शहबाज शरीफ को बुलाया गया, और उनको एक क्लियर मैसेज दिया गया कि भाई हमारा आपने जो पैक्ट है आप अपने यहाँ पे जो है सोल्जर्स भेजें उस पैक्ट के तहत, नहीं तो जो हमने अब असिस्टेंस वगैरह जो आपको देनी है वो आप सोचेंगे बंद है। उधर से आईएमएफ ने उनका जो है अभी दूसरी ट्रांसफर तो दी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अपना अंदरूनी जो उनके मसले आप देख लीजिए। एक तरफ से जो है वो बलूची हैं, वो उनकी फौज के लोगों को मार रहे हैं। दूसरी तरफ से तालिबान पाकिस्तान है, वो उनकी फौज को मार रहे हैं। और सबसे बड़े जो है वो तालिबान अफगानिस्तान वाले हैं, वो तो डुरंड लाइन को मानते नहीं है। उन्होंने तो पूरी की पूरी चौकियां खाली करा दी उधर से, वो जो उसकी सरहद है वही शिफ्ट कर दी उन्होंने। तो पाकिस्तान को अभी ये नहीं समझ आ रहा कि वो करे तो करे क्या। वहां अगर भेजता है, फौज भेजता है, तो यहाँ जो है उसके ऑलरेडी जो है वो उसको लाले पड़े हुए हैं। एक उसको डर सताया हुआ है कि हिंदुस्तान ने कुछ कर देना है। हिंदुस्तान ने तो अब आज तक किया नहीं पाकिस्तान में कुछ, पर लोगों को दिखाने के लिए कि जी हिंदुस्तान के खिलाफ हमने फौज खड़ी की हुई है। अब अगर ये लोग जो हैं, फौज जो इनकी जो है सऊदी अरेबिया की तरफ चली जाती है, तो नेचुरली इनके इंटरनल जो प्रॉब्लम हो रही हैं, ये बलूची की है, आपके ये तारीक तालिबान की है, खैबर पख्तून की है, आपके ये तालिबान अफगानिस्तान की है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब उनके लोगों को पता लगेगा हाँ जी फौज जो है वो यहाँ से थिनिंग आउट हो गई है, ट्रुप्स गए हैं वहां पे, तो वो करेंगे। तो अब पाकिस्तान को ये नहीं समझ आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अगर वो रिफ्यूज करता है सऊदी अरेबिया को, तो जो उसको 4 पैसे उनसे मिलने हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और पैसों के बिना पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता चल नहीं थी। तो ये एक आज बहुत बड़ी विडंबना है पाकिस्तान के सामने कि वो करे तो करे क्या, फंस के रह गया। अच्छा, मैं रुक करूंगा राजू सर का। अच्छा सर, एक चीज और समझेंगे, लेबनान में जमीनी कार्रवाई की इजाजत दी गई है। इजराइल ने कहा है कि अब जमीनी कार्रवाई की जाए, फोर्सेस भेजी जाएंगी खत्म करने के लिए, पूरी तरह हिजबुल्लाह को पूरा खत्म करने के लिए। तो इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? तो कितनी ये कारगर साबित होगी इजराइली ने, यहाँ फिर ये और टकराव को बढ़ाती चली जाएगी?
आवाज आ रही है आपको सर? मुझे पूछा। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हिजबुल्ला जो है, ये ईरान द्वारा पाला गया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई सालों से जो है, जो 1979 से जो है, ये हिजबुल्ला को जो है ये पालना शुरू हुए थे। और हिजबुल्ला को के खिलाफ जो है, जिस तरीके से इसराइल अटैक भी कर रहा है, लेकिन हिजबुल्ला जो है वो खत्म होना इसराइल के हाथों, वो ऐसा संभव नहीं है। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तब तक जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती जब तक कि उसे लोकल सपोर्ट मिलना बंद ना हो। और लेबनान में हिजबुल्ला को बहुत सी जो है लोकल सपोर्ट है, और हिजबुल्ला के जो है कार्डर जो है वो एक गुरिल्ला वारफेयर में भी अपना टैक्टिक्स जो है उनको यूज करते हैं। और इस तरीके से अगर इजराइल की सेना वहां पे इन्वेजन करती है, कुछ ऐसा होता है, तो जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह के साथ जो इस समय रॉकेट और उसकी जो लड़ाई, ड्रोन की लड़ाई, जो मिसाइल की लड़ाई चल रही थी, वो आमने सामने की लड़ाई जो है वो हो जाएगी। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ जो है जिस तरीके से इसराइल ने वो अटैक किया, और आज तक जो है वो मामला पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुआ, तो हिजबुल्लाह को जो है जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, तो एक नया फ्रंट जो है इसराइल ने इस पूरे इलाके में अपना स्कोर सेटल करने के लिए अमेरिका को साथ लिया। और उसी स्कोर को जो है सेटल करते करते इसराइल का जो है, उसका ये कहना है, उसका ये मानना भी है, जो उसका जो इस समय स्ट्रेटेजी दिख रही है, कि सारे जितने भी जो है ये गल्फ कंट्रीज के जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ये सारे इकट्ठे हो जाए उसके बैनर के नीचे, और ये इकट्ठे मिलके जो है सारे ईरान के खिलाफ युद्ध करें, और अपने जितने भी दुश्मन हैं उनके खिलाफ युद्ध करें। लेकिन इनको जो है इस चीज से जो है, जो मैं देख रहा हूँ और जो हमें देखने पढ़ने सुनने को मिल रहा है, कि जैसे गौर साहब ने भी कहा कि इस पूरे इलाके में आने वाले दिनों में इसराइल का जो जिस तरीके का भी वो रहेगा, लेकिन बाकी का जो पूरा इलाका है, ये मिडल ईस्ट का जो इलाका है, इस इलाके में जो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति जिसे हम ये कह सकते हैं, वो ईरान ही बन के वो उभरेगी, और ईरान का दबदबा इस इलाके में पूरी तरीके से रहेगा। ईरान ने इस युद्ध में अभी तक जो भी उसने कार्रवाई की है, उसने ये बता दिया है कि ईरान जो है किसी के भी कहने से, किसी की भी अटैक से दबने वाला नहीं है। और इस युद्ध के परिणाम चाहे जो मर्जी निकले, ईरान और उसके जो सपोर्टर है, अगर हिजबुल्लाह को भी कहे, तो हिजबुल्लाह भी एक जो है खतरनाक, बेशक उसको लेबनान की कंट्री ने भी डिसोन कर दिया है हिजबुल्लाह को अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो कभी भी खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जब तक कि उसे इंटरनल सपोर्ट जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है। साफ तौर पर बड़ी अहम बातें आप दोनों ने रखी हैं। कैप्टन अनिल गौड़ सर, आपने भी बहुत बहुत अहम बातें रखी, और राजू केली सर, आपने बहुत अहम बातें रखी। और जिस तरीके से ये मिडिल ईस्ट की जंग लगातार नया रूप लेती जा रही है, आप दोनों बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कैप्टन अनिल गौड़ सर आपका भी, और राजू केली सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो साफ तौर पर मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। समुद्र में हमले, आसमान में सैन्य टकराव और जमीन पर बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने हालत को बेहद जटिल बना दिया है। अगर ये संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी गहरा पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस जंग को रुक पाएगी, या ये टकराव और बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।